नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। आज मायावती का जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर मायावती ने जो ऐलान किया उससे सियासी दंगल का पारा गर्म हो गया है। मायावती ने चुनाव में एकला चलने का ऐलान कर दिया। उनके इस ऐलान से विपक्षी एकता को झटका लगा है। एक तरफ जहां कांग्रेस सभी विपक्षी पार्टियों में राहुल गांधी की स्वीकार्यता को लेकर कसरत कर रही है, वहीं विपक्षी दल अलग अलग रास्ते निकल पड़े हैं। आज मायावती ने सार्वजनिक मंच से हुंकार भर दी। बेशक अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामना भेजी, लेकिन उनके पीएम पद की उम्मीदवारी पर कुछ भी साफ नहीं कहा। बिहार में राहुल गांधी को लेकर नीतीश कुमार अब भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राह जुदा है। अब सवाल उठता है कि क्या अलग अलग रास्ते के जरिए विपक्ष अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेगा? क्या राहुल की स्वीकार्यता को लेकर कांग्रेस को अभी कोसों दूर चलना होगा, या जिस विपक्ष के दम पर कांग्रेस मोदी को 2024 में चुनौती देना चाहती है, वही विपक्ष राहुल गांधी के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी? सवाल कई हैं। आज इन्हीं सवालों को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। आगे विधानसभा व लोकसभा का चुनाव भी अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। भले ही राहुल गांधी 2024 के लिए सियासी दौड़ लगा रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, निमंत्रण भेज रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के लिए बुलावा भेज रहे हैं, लेकिन मायावती के इस बयान ने उनकी स्पीड पर ब्रेक लगा दिया है। मायावती ने अलग राह अकेले चलने का फैसला लिया है। बीएसपी ने एक दो बार यूपी आदि राज्य स्तर पर अभी तक जो भी चुनावी गठबंधन किया है, तो उससे केवल पंजाब को छोड़कर हमारी पार्टी की तरह उनका वोट हमें ट्रांसफरेबल नहीं होने के कारण फिर बीएसपी को ही हानि ज्यादा हुई है। इसलिए इस मामले में अब तक के ज्यादातर रहे खराब अनुभवों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी ने आगे विधानसभा व लोकसभा का चुनाव भी अकेले ही लड़ने का जन्म दिवस पर माया बहन को लाखों लाख बधाई। अपने 67वें जन्मदिन के मौके पर मायावती ने जो बयान दिया, उससे विपक्षी एकता को झटका लगा है। बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से राहुल बीएसपी की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे, लेकिन मायावती ने 2023 से लेकर 2024 के लोकसभा तक का अपना चुनावी कैलेंडर जारी कर दिया। मायावती ने कहा कि 2023 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जहां भी चुनाव होंगे, उनकी बीएसपी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव भी बीएसपी अपने दम पर लड़ेगी। कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। मायावती के हमले शुरू हुए तो इसके लपेटे में कांग्रेस पार्टी आ गई। उन्होंने मंडल का राग छेड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार के लंबे दौर के रहते हुए भी पिछड़ों के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। इसके साथ साथ इन्होंने एससी व एसटी के आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया और अब बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस पार्टी के ही पद चिन्हों पर चलकर इनके आरक्षण के हक को मारने का भी ये घोर अनुचित कार्य कर रही है। जिस वोट बैंक के दम पर मायावती ताल ठोक रही है, उसके दर्द को भी बयां किया और इसके लिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोलकर पुराने दिनों की याद दिलाई। आरक्षण के मामले में तो शुरू से ही यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा सहित अन्य सभी विरोधी पार्टियां अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति कतई भी ईमानदार नहीं रही हैं। इसके साथ ही एससी व एसटी के आरक्षण को लागू करने के मामले में ही नहीं, बल्कि ओबीसी के आरक्षण को भी लेकर इन पार्टियों का रवैया अधिकांश समय अति जातिवादी व क्रूर ही देखने को मिला है। बीएसपी के लिए 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव मुश्किल भरा रहा। यूपी में 4 बार सरकार बनाने वाली बीएसपी सिर्फ 12.88% वोट हासिल कर पाई। बीएसपी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली।
यूपी विधानसभा में विलुप्त होने से तो बीएसपी बच गई, लेकिन आधार वोट ही खो दिया। अब इसी आधार को जिंदा करने के लिए मायावती ने अपने नए प्लान का ऐलान कर दिया है, लेकिन विपक्ष अपने अपने हिसाब से मायावती के बयानों का मतलब निकाल रही है। अब उत्तर प्रदेश की जनता जाति और मजहब के आधार पर किसी गोलबंदी को स्वीकार नहीं कर रही है और इसीलिए मायावती जी अब गठबंधन से तौबा कर रही है। लेकिन वो अकेले चुनाव लड़े या गठबंधन करके चुनाव लड़े, जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे पर भरोसा कर रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनाव जिता रही है। सभी राजनीतिक दलों का अपना विशेषाधिकार है लोकतंत्र में कि वो किस तरह के चुनाव लड़ते हैं, वो किस तरह का फैसले लेते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा प्रयास हम सभी का यही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी 2024 के चुनाव में। यूपी की सियासत इतनी आसान नहीं। बीएसपी 2024 लोकसभा में अपने 2019 के रिजल्ट को सुधारने की कोशिश में है। इसके लिए एक बार फिर दलित, ओबीसी, मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश है। लेकिन बीएसपी का ये मास्टर प्लान कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, समत श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। कुछ खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सईद जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी के, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। वो जुड़ चुके हैं इस वक्त। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ है। राजीव राय, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। और विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। और धर्मवीर चौधरी, प्रवक्ता बीएसपी के, हमारे साथ हैं। धर्मवीर चौधरी साहब से ही शुरुआत कर ली जाए। धर्मवीर जी, बड़ी निगाहें कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष ने मायावती पर रखी थी, लेकिन मायावती ने तो 440 वोट का झटका ही दे दिया। हाँ अर्पिता जी, मैं सबसे पहले तो देशवासियों को आज सर्व समाज की, बहुजन समाज की सम्मान, स्वाभिमान की प्रतीक आयरन लेडी, बहुजन समाज की शेरनी, आदरणीय, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर सभी लोगों को, देशवासियों को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। और अब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, ये जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस को 55, 50, 60 साल तक देखा देश के लोगों ने। कांग्रेस ने ईमानदारी से अगर जो है दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, माइनॉरिटीज के लोगों का, ओबीसी के लोगों का साथ दिया होता तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत मान्यवर साहब काशीराम जी को नहीं पड़ती। लेकिन ये वो पार्टी है कांग्रेस जो बाबा साहब के हकों को भी छीनना चाहती थी। इसीलिए ये बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री से इस्तीफा दिया था और ये कहा था कि इस कांग्रेस के कभी मेरे अनुयायी 4 आने के मेंबर भी मत बनना। तो कांग्रेस का तो ये हाल है। आज उसी रास्ते पर बीजेपी जा रही है, जिस रास्ते पर कांग्रेस ने सत्ता खोई। मान्यवर साहब काशीराम जी अपने संघर्ष के दौर में कहते थे, आपने पुरानी बात की, तो अभी यानी आप कभी कांग्रेस के साथ नहीं आए ना? नहीं, देखिए, हमारा गठबंधन एक बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ तब हुआ। शायद आपको ये याद नहीं रहा होगा, जब आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया तब शायद ये याद नहीं रहा होगा, जो अभी आपने पूरी इतिहास की बातें हमको समझाई ना कि कांग्रेस ने किस तरीके से लुटिया डुबोई। शायद गठबंधन जब आपने किया तो याद नहीं होगा। नहीं अर्पिता जी, मुझे याद है। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो कांग्रेस और खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी समाजवादी पार्टी, इस भारत के लोकतंत्र में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता हैं जो अपने वोट को ट्रांसफर करने की ताकत रखती हैं। किसी दूसरे नेता में ये ताकत नहीं है। अच्छा। और यही कारण है कि जब बहुजन समाज पार्टी ने दूसरे दलों के साथ गठबंधन किया, हमको सफलता नहीं मिली। हमारा वोट तो चला जाता है, लेकिन दूसरे का नहीं मिलता है। सर, यानी ये जो गणित है ना, बहुत ज्यादा मतलब समीकरण पूरे सोच समझ के यहाँ पर तय किए गए हैं। मायावती ने बहुत ही क्लियर, बहुत स्पष्ट, जब वो आके सामने बोला, उन्होंने बहुत क्लियर कि जब हम दूसरों के साथ जाते हैं, भाई हमें कोई फायदा नहीं होता, दूसरे को फायदा हो जाता है, इसलिए हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। बहुत स्पष्टता से उन्होंने बोला। कोई दलितों की चिंता करते हुए नहीं बोला। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, हम उनके आदर्शों पर नहीं जा रहे, हम उनके विचारधारा के साथ नहीं। उन्होंने बहुत क्लियर किया कि भाई हम जब जुड़ते हैं तो देखिए हमें वोट नहीं मिलते, दूसरे को मिल जाते। बहुत ही क्लियर है, उसकी सराहना होनी चाहिए। कम से कम वो डंकी की चोट पर बोल तो रही है। ठीक है सर, मैं एक एक रिएक्शन सबसे ले लूं। सुरेंद्र राजपूत साहब, यानी अब राहुल की जो स्वीकार्यता है या कांग्रेस पार्टी को अपनाने की जो बात है, एक जो भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की थी और सबको साथ आने का न्योता जो आप दे रहे थे, जितना आप साथ ला रहे हैं, लोग उतने ही दूर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कहते हैं ना अर्पिता जी कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां।
हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमने बिल्कुल कतई इस वक्त विपक्षी एकता चुनाव के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। 30 तारीख को जो भारत जोड़ो यात्रा का समापन है, विपक्षियों को, सारे विपक्षी दलों को, कुछ दलों को छोड़कर के निमंत्रण भेजा, जो आए उनका स्वागत, जो नहीं आ रहे उनकी भी कोई बात नहीं। मायावती जी को पूर्ण अधिकार है कि वो अपना चुनाव अकेले लड़े, अच्छी बात है, अपने अकेले लड़के देख ले, हमें कौन सी दिक्कत है। हमने बिल्कुल उन्हें कहीं कोई आमंत्रण पत्र नहीं भेजा है, चुनाव हमारे साथ लड़िए, राहुल जी को स्वीकार कीजिए। राहुल जी कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। दिल्ली में जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में क्या नाम साइकिल रैली हुई संसद तक की, सभी लोग साथ में आए थे, उनमें उनका भी सबका स्वागत है। दिल्ली में ही मायावती जी के सांसद श्याम सिंह यादव भारत जोड़ो यात्रा में आए थे, उनका भी स्वागत। अभी तक हमने कोई उनके खिलाफ कार्रवाई तो मायावती जी की देखी नहीं। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहते हैं कि 30 तारीख तक हमारी चुनावी राजनीति की या राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता, कि राहुल गांधी जी को तो देश स्वीकार कर रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा अगर मायावती जी ने की हो तो बता दीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने की हो तो बता दीजिए। जब देश उनको स्वीकार कर रहा है, कांग्रेस के हमारे सर्वमान्य नेता है, बाकी अपने अपने दलों के सब सर्वमान्य नेता है। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। क्योंकि आप लोग बार बार ये बात कहते हैं कि इस यात्रा को आप सियासी यात्रा मत बोलिए। हम बोल भी नहीं रहे थे जब आपने इसकी शुरुआत की, तब हमने बोला भी नहीं, लेकिन उसके बाद कुछ दूर चल के ये ख्याल मन में क्यों आया कि चलिए सबको साथ ले लें। उसके बाद जब कश्मीर पहुंचने वाले हैं तो फिर से ख्याल वापस क्यों आया कि चलिए सबको साथ ले लें। यह ख्याल शुरू से क्यों नहीं आया, बाद में आया तो उसको सियासत से जोड़कर क्यों ना देखा जाए, जब आप एक विचारधारा के लोगों को अपने साथ आने की बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने कही अर्पिता जी, मैं धन्यवाद दूंगा आपको। कहते हैं ना कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। शायद आपने 7 सितंबर से पहले का लेटर नहीं पढ़ा। जब हम लोग कन्याकुमारी में थे ना, तब भी हमने सारे लोगों को पत्र लिखा था कि भैया भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और आपका स्वागत है, आप सबका स्वागत है। एक बात। दूसरी बात, वहां पर स्टालिन साहब आए थे, महाराष्ट्र में एनसीपी आई, महाराष्ट्र में शिवसेना आई, ठीक है, वो दिल्ली में कमल हसन साहब आए, तमाम पार्टियां आई, तमाम पार्टियों ने अपने चिट्ठी भेजी हमें। हमने पहले दिन से ही भारत जोड़ो यात्रा में सबको, हर प्रदेश के स्तर पर सबको चिट्ठियां लिखी हैं। अगर आप चाहें तो वो चिट्ठियां भी मैं आपको भेज दूंगा। बहुत अच्छी बात, स्पष्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं गुजरी होंगी। ठीक है राजीव जी, जरा मैं ये समझना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? वो बीजेपी मुक्त भारत चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अर्पिता जी, सबसे पहले तो बहन जी को जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और जहां तक हम लोग समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में यकीन रखने वाले हैं। हम अहंकार की भाषा नहीं बोलते हैं कि बीजेपी मुक्त हो जाए, कांग्रेस मुक्त हो जाए। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर पार्टी अपना किरदार निभाए। ठीक है। जहां तक आपका आज का प्रोग्राम है, बहन जी ने कहा है कि किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, तो जो बात आज बहन जी ने कहा है वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार कह चुके हैं। और जो अभी धर्मवीर चौधरी जी आपके शो पर कह रहे थे, या चाहे बहन जी ने कहा कि हम अपना वोट ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे का वोट नहीं मिलता है, तो हमसे बड़ा भुक्तभोगी और अनुभवी कौन होगा। लोकसभा में हमारे साथ आई तो 10 सीटें मिल गई, और विधानसभा में अपने बूते लड़ी तो 1 सीट जो मिली। मैं माननीय विधायक जी को भी जानता हूं कि अपने बूते पर जो 50, 60, 70, 80 हजार वोट से जीते थे, 5-6 हजार वोट से अपने बूते पर जीत पाए। तो इससे बड़ा उदाहरण अब तो इस पर बहस की कोई गुंजाइश लगती है क्या आपको कि वोट उनके ट्रांसफर होते हैं कि दूसरे को वोट लेकर? मेरा बस इतना निवेदन है कि आप अपना वोट विधानसभा के चुनावों की तरह भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपके कार्यकर्ता भी कभी आपको माफ नहीं करेंगे। ये तो वो वाली बात हो गई सर, मेरा भला नहीं तुम्हारा भला भी नहीं, अपना नफा नुकसान समझिए और राह अलग पकड़ लीजिए, कुछ वैसा ही हुआ है। मेरा मूल सवाल, क्योंकि आपने कहा कि हर पार्टी अपने हिसाब से तय करे उसका आगे का एजेंडा क्या है, आपका एजेंडा क्या है, मुझे जरा ये बताइए। क्योंकि केंद्र में मोदी जी को घेरने की कोई कमी तो आप छोड़ते नहीं, तो एजेंडे में समाजवादी पार्टी के क्या है कि बीजेपी आगे बढ़नी चाहिए या बीजेपी को खत्म करना है? और खत्म करना है तो कहां से करना है, केंद्र से करना है या राज्य से सिर्फ करना है? यानी मोदी जी से दिक्कत है या योगी जी से दिक्कत है? देखिए, लोकतंत्र में जो जो चुनाव आते हैं तो उस चुनाव से होता है। विधानसभा का चुनाव जब हमने लड़ा तो उत्तर प्रदेश के लिए लड़ा, और स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे। हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी। 24 का जो चुनाव है वो लोकसभा का है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि विपक्ष को
मजबूत करने के सर लिए कैसे भारतीय जनता वही पार्टी को मुझे ये जरा बताइए ना, ये विपक्ष को मजबूत, ये मूल बात आपने कही, यही मैं समझना चाह रही थी। विपक्ष को कैसे मजबूत कीजिएगा? अखिलेश यादव शुभकामनाएं दे देते हैं राहुल गांधी को, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर कि क्या राहुल गांधी बन सकते हैं, आप समर्थन देंगे? समाजवादी पार्टी होगी साथ राहुल गांधी के, कैसे मजबूत विपक्ष बनेगा, समझाइए। नहीं, ये फैसला इस तरह तो नहीं हो जाता है कि एक व्यक्ति का नाम आए और हम हाँ कर दे। विपक्ष में खाली कांग्रेस पार्टी तो है नहीं। अच्छा, तो ठीक है, समाजवादी पार्टी के लिए कौन सा वो चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लिए ठीक लग रहा है? चेहरा जब वक्त पर जब सारी पार्टियां एक साथ बैठेगी तब हो जाएगा। अभी हमारी भूमिका सिर्फ इतनी है कि जो विधानसभा चुनाव में हमने शुरुआत करी थी कि हमारे वोट परसेंटेज जो सीटें बढ़ी थी उसी के अनुसार हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का कार्य करें। तस्वीर तो ये है ना कि हर जो क्षेत्रीय दल है वो सिर्फ अपने चेहरे को चमकाने के लिए, अपनी पार्टी को चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। किसी को मतलब विपक्ष को एकजुट करने की है नहीं। और सुरेंद्र राजपूत जी को धन्यवाद मैं करूंगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक अकेला चलो तरीके से आगे बढ़ रही है, सबको जोड़ने का आह्वान कर रही है, लेकिन यहाँ सब अपना नफा नुकसान फायदा सब देख के और सोचकर बैठे हुए हैं। आ रही हूं जरा सुरेंद्र जी, मैं और जो मेहमान है उनसे भी जल्दी जल्दी रिएक्शन ले लूं। सईद जफर इस्लाम, आप तो इस बात से खुश होंगे कि विपक्ष एकजुट हो ही नहीं रहा, यानी आपके सामने तो खतरा ही नहीं दिख रहा। एक राहुल गांधी है, उनको तो आप लोग कितना बड़ा खतरा समझते हैं, वो जरा समझाइए। देखिए, आज जो बहन मायावती जी ने कहा आज उनकी जन्मदिन है, उसके लिए उनकी बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से भी, हमारी पार्टी की तरफ से भी। लेकिन उनका स्टेटमेंट जो भी हो वो किसी के साथ वो करे ना करे, भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई फायदा न था, न कोई फायदा होने वाला है। जब साथ आए तब भी हारे, जब अकेले रहे तब भी हारे। अगर ऐसा कोई मॉडल दिखा पाते आप जहां पर आप कहते कि ये दोनों साथ आए थे तो हम बीजेपी को हरा दिया था, ऐसा तो हुआ नहीं। ये कांग्रेस भी साथ आई, बसपा भी साथ आई और समाजवादी साथ आई, उसके बाद भी रिजल्ट जो है आपके सामने हुआ। और अब अलग भी है तो रिजल्ट वही होगा। देखिए, सबसे बड़ी जनता है, जनता जनार्दन है, जनता का विश्वास जीतना चाहिए। हम जनता का ही विश्वास जीतते हैं, जनता के लिए समर्पित है, जनता के लिए तपस्या करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। हमारे पार्टी की जो सोच है बिल्कुल साफ है, इसलिए जनता हमारे को अपना आशीर्वाद देती रहती है। जनता के आशीर्वाद से हमने सीटें जीती हैं। हमें पूरा यकीन है ये कौन सा गठबंधन उनका बनता है, जो अपॉर्चुनिस्टिक गठबंधन बनता है उससे जनता भी समझती है। और जनता ऐसे लोग जो समय पे इलेक्शन के समय साथ आते हैं और सिर्फ इलेक्शन के बाद फिर अलग हो जाते हैं, उन लोगों को समझती है जनता कि ये सिर्फ पद के लिए, सत्ता के लिए या सीटों की मोह के लिए आए हैं। और ऐसे लोगों को जनता जवाब दे देती है। बिल्कुल, ये आपने, क्योंकि देखिए अभी आपकी गेंद आपके पाले में थी नहीं, बहुत स्पष्ट आपने बोला, लेकिन ये हर राजनीतिक दल के साथ सर ये रहता है, क्योंकि पीडीपी के साथ आप भी गए थे सर। तो अगर नफा नुकसान यहाँ दूसरी राजनीतिक दल देख रही है तो बीजेपी भी वक्त वक्त पे और मौके पर अपने हिसाब से अपना फायदा नुकसान देखती है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी है जो अपने फायदे के लिए काम नहीं करती। हम भाई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन हम जनता को दिमाग में, ध्यान में, जनता की चिंताओं को, जनता की सेवा कैसे किया जाए और उनके फीड के लिए कर रहे हैं। आप गठबंधन कर लीजिए तो फिर वो आप जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। सर ये तो गलत हो गया ना, जब आप अपने गठबंधन को सही मानते हैं तो दूसरे के गठबंधन को भी आप सही मानिए। सर अर्पिता जी, उसका एक जवाब देता हूं, आपको इससे समझ में आ जाएगा। आप देखिए, कांग्रेस और सपा आई साथ बिखर गई, बसपा समाजवादी कांग्रेस साथ आए बिखर गए। आप बताइए, हमारे साथ जो 7 पार्टियां हैं जब वो छोड़ के गए हैं, हमने किसी को नहीं हटाया। हम उनके बहुत सारे जो भी डिमांड होते हैं मान लेते हैं, इसलिए के जो गठबंधन में जो एक जो कोलिशन धर्म जो है निभाना पड़ता है वो निभाते हैं हम, लेकिन कभी उससे हमने ये नहीं परे नहीं रहे। हाँ, हो सकता है कुछ पार्टियां नीतीश कुमार तो अलग हुए, बहुत गंभीर आरोप लगा हमने कभी किसी पार्टी को कि आप अंदर ही अंदर इतना खेल कर दिए कि उनको अलग होना पड़ा। तो आपका गेम जो है सर वो अंदर अंदर चल जाता है, लोग शायद उसको भाप भी नहीं पाते हैं। देखिए, अरे भाई, नीतीश कुमार जी को ताकत है, जिससे मिली पार्टी उसी को वो सेंड लगाना चाहते हैं। बैक स्टैबिंग करिएगा तो आपको भी समझ में आता है। अभी हमने तो नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार हमें बैक स्टैब करके गए। ठीक है
सर, अब उनका कहना है कि वो पार्टी को ही खत्म करने की कोशिश बीजेपी की हो रही थी, तो सही वक्त पर अलग होना अपने और अपनी पार्टी के बचाव के लिए जरूरी था, ये उनके आरोप हैं। चलिए अब जरा विशाल मिश्रा जी, अलग अलग रास्ते पर ऐसे ही विपक्षी जो दल हैं वो चलते रहे तो एक जो मजबूत महागठबंधन की बात हो रही है, वो जो सामने लक्ष्य दिख रहा है, आपको लगता है वो लक्ष्य हासिल हो सकेगा? देखिए अर्पिता जी, ये बात सही है कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है और विपक्ष का रवैया भी बहुत रचनात्मक होना चाहिए और मजबूत विपक्ष होना चाहिए। लेकिन जहां तक आज जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि गठबंधन बनेगा कि नहीं बनेगा या कोई अकेले लड़ना चाहता है, देखिए गठबंधन की राजनीति कोई नई नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो गठबंधन के अपने आदर्श हैं, जो गठबंधन के अपने जो है सिद्धांत हैं, क्या उनका पालन किया जा रहा है? यदि राष्ट्रहित के मद्देनजर गठबंधन हो रहा है, बिल्कुल है, स्वाभाविक है, करना भी चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन वहां पर राष्ट्रहित सर्वोपरि है अगर, तब तो होना चाहिए। लेकिन यदि केवल और केवल अपने अवसरवादिता को ध्यान में रखकर महज इसलिए कि बस केवल भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, सरकार में आना है, केवल महज सरकार में आने के लिए गठबंधन, तो ये तो अवसरवादिता है। और मैं तो ये कहता हूं कि गठबंधन भी बने, अच्छी बात है, लेकिन दावेदारी तो तब हो पाएगी अर्पिता जी कि जब कोई वैकेंसी अभी होगी। अभी मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले 5-10 सालों में प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प है। उसका कारण यह है कि पिछले 8 सालों में भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदली है। आज लोगों के लिए विकास सर्वोपरि है। आज आप मुझे बताइए, वो बेसिक संसाधन, वो बेसिक रिसोर्सेज, क्यों नहीं 17 साल तक लोगों का शासन था तो एक दिमाग में ये भी नहीं आया कि शौचालय तक की चीजें होनी चाहिए, बेसिक एमिनिटीज नहीं दे पाए आप गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में देते हैं और आज भी आप गरीबी की बात हो रही है, तो दोष किसका है? तो दशा और दिशा तो बदली है ना। जहां पर केवल तुष्टीकरण का माध्यम अपनाया जाता था, हम भूल जाते हैं कि कैसे कहा जाता था कि संसाधनों पर केवल एक विशेष वर्ग का हक है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अच्छी बात है, भारत टूटा ही कब था? टूटा तो था मां भारती के विभाजन के बाद, तो जोड़ने का प्रयास वहां से होना चाहिए। और इस पूरी यात्रा में अभी लाल किले पर उस दिन हम आप ही के आज तक के चैनल के डिबेट पर थे, तो जो है कहा जा रहा था कि 2800 किलोमीटर की यात्रा करके आज हम आए हैं, लेकिन हमें कहीं पर भी नफरत नहीं दिख रही है। तो फिर कौन से मोहब्बत को जोड़ने की बात की जा रही है? कैसे यहाँ पर लेकिन जो है, ठीक है, लेकिन विशाल जी मैं एक चीज जरा आपसे ये समझना चाह रही हूँ। देखिए, क्या मायावती को इस बात के लिए सराहना उनकी नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत क्लियर तरीके से अपनी बात कह रही हैं? यहाँ पर गठबंधन होता है, यहाँ पर अलग होते हैं या साथ आते हैं तो उसके पीछे बताते हैं कि फलाना या ढिमकाना में ये प्रॉब्लम थी, ये दिक्कत थी, इसलिए हम अलग हो गए। लेकिन मायावती तो स्वीकार नहीं है कि देखिए हमारा नुकसान होता है, हम किसी के साथ जाते हैं तो हमारे वोट छिटक जाते हैं, हमें कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हम गठबंधन नहीं कर रहे। तो बहुत स्पष्ट शब्दों से अगर कोई बोलने वाला राजनेता है तो मुझे लगता है वो मायावती है। कम से कम क्लियर बता तो रही है कि गठबंधन न करने के पीछे क्या है। यहाँ तो ये बोला जा रहा है हमारी विचारधारा एक है, उनसे विचारधारा नहीं मिली, उन्होंने ये किया। यहाँ सब ये दिखाते हैं कि हर जो राजनीतिक दल है वो जनता के हितैषी है, लेकिन ये स्वीकारना कि हम सिर्फ अपना भला देख रहे हैं, इसके लिए मायावती को सराहना उनकी होनी चाहिए। नहीं, देखिए हर पार्टी को अपना स्टैंड लेने का अधिकार है, इसमें तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा प्रश्न और एक बार पुनः उसी बात को लेकर है कि ये गठबंधन की राजनीति किस लिए हो रही? अवसरवादिता के लिए हो रही या राष्ट्रहित सर्वोपरि के लिए हो रही? भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया, बिल्कुल किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो किसी को नहीं छोड़ा। जिसकी कम सीट आई उसके बावजूद भी उस पार्टी के मुखिया को जो है मुख्यमंत्री का पद बनाए रखा। छोड़ के तो लोग भारतीय जनता पार्टी को गए ना, क्यों गए? अपनी अवसरवादिता के लिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम देने से क्या फायदा? अपने अवसरवादिता के सोच से खुद पूछ लो। गठबंधन करिए, बिल्कुल करिए, लोकतंत्र में स्वाभाविक है। लेकिन प्रश्न पुनः यह उठता है अर्पिता जी कि क्या यह गठबंधन राष्ट्रहित सर्वोपरि के मद्देनजर हो रहा है या अवसरवादिता के मद्देनजर हो रहा है? अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे, माननीय प्रवक्ता जी, की नहीं ये सियासी यात्रा नहीं है, मान्यवर सियासी यात्रा नहीं है, तो फिर सबको एक जोड़कर एक जो है जोड़ने की बात कहां से हो रही है? सियासी यात्रा नहीं है तो फिर एक सबको एक जोड़ने की बात है कि सभी पार्टियां आ जाए, सबका समर्थन मिल जाए।
साफ साफ कहिए कि ये एक बार से पुनः रीलॉन्चिंग की का अभ्यास है। लेकिन जहां तक भारत जोड़ो की बात है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी फिलहाल एक महागठबंधन जिसको लेकर चर्चाएं चल रही थी वो फिलहाल बनता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बीएसपी ने अपना जो अलग रास्ता है वो तय कर लिया है। अखिलेश यादव भी स्वीकृति देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी उनको स्वीकार नहीं है। ममता बनर्जी अलग राह पकड़े हुए हैं और नीतीश कुमार भी अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं। यानी अभी भी दुविधा एक महागठबंधन या मजबूत विपक्ष को लेकर बना हुआ